तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। मैं बात कर रहा हूँ विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण पेपर पर। समाज कार्य के द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, जो जून 2014 में पूछा गया था। और इसमें कुल टोटल द्वितीय प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन आए थे, और समाज कार्य का प्रश्न पत्र एक तृतीय है जिसमें 75 क्वेश्चन आए थे। तो पहले मैंने लिया है समाज कार्य, ये द्वितीय प्रश्न पत्र पर बात कर रहा हूँ, जून 2014 का पेपर है। पहला प्रश्न है कि भारत में बच्चों को गोद लेने या दत्तक ग्रहण का केंद्रीय निकाय कौन सा होता है। तो मैंने बताया था कि सेंट्रल अडेप्टेशन रिसोर्सेज अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, CARA को। बाकी मैंने कल आप लोगों को बताया था इसके बारे में, है ना, और बाकी डिटेल मैंने समझाया था। आगे बढ़ते हैं। दबी भावनाओं की अभिव्यक्ति से हल्कापन महसूस करने को क्या कहते हैं। दबी भावनाओं को या भावनाएं जो होती हैं उसकी अभिव्यक्ति से हल्कापन महसूस करने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कैथोरसिस। कैथोरसिस को क्या कहा जाता है, भाव विरेचन। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी वाला। वेरी गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि समाज के सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाला मानचित्र क्या है। समूह, संस्कृति, समकक्ष व्यक्ति या धर्म। तो आपका जवाब होना चाहिए कल्चर, संस्कृति। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, जो यहाँ पे समकक्ष व्यक्ति लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में पीयर ग्रुप बोलते हैं, पीयर ग्रुप बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सन्निकटता की भाषा को और क्या कहते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था, इन चारों ऑप्शनों के बारे में समझाया भी था। यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा शारीरिक हाव भाव, यानी अध्ययन। ये जो शारीरिक हाव भाव का था, ये अध्ययन किया था डार्विन ने। अध्ययन किसने किया था, डार्विन ने, अशाब्दिक संप्रेषण को। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका आ जाएगा वो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामुदायिक भावना में क्या समाविष्ट नहीं है। समाविष्ट नहीं है, इसका सही जवाब अस्थायित्व। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। तो कल मैंने आप लोगों को इन 5 प्रश्नों के बारे में एक व्यापक और विस्तृत लेवल पर परिचर्चा किया था, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के आगे बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि धन जुटाना और धन वितरण हेतु गठित निधियन एजेंसी क्या कहलाती है। वेरी गुड। यहाँ पे सही जवाब सामुदायिक कोष होगा। सामुदायिक कोष, कम्युनिटी फंड बोलते हैं, कोष को क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट रहेगा। आपको बता दूं, जो सामुदायिक कल्याण परिषद है ये इसी को कहा जाता है CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटी कल्याण परिषद की, जो महिला, परिवार, बच्चों की देख रेख पर काम करती है, कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल। तो कहने का तात्पर्य ये जो 1953 में स्थापित किया गया था। थोड़ा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग। चलिए, तो आपको पता चल चुका होगा कि जो कम्युनिटी वेलफेयर जो है सेंट्रल सोशल वेलफेयर जो बोर्ड है, ये बेसिकली कम्युनिटी कल्याण परिषद को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए ऑप्शन ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये काम जो है धन जुटाना और धन वितरण हेतु गठित निधियन की एजेंसी नहीं कहलाएगी। बात करते हैं प्रतिवेश पड़ोसी, जो है आस पड़ोस परिषद होता है। बेसिकली ये सिद्दीकी का एक मॉडल था, यही जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो था वह एक पड़ोसी परिषद है, जो सरकारी और गैर सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य था स्थानीय सरकार में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात करता था। तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो एक कम्युनिटी एक सेंटर है जिसको हम लोग सामुदायिक केंद्र बोलते हैं, और ये बेसिकली समुदाय की शैक्षिक और मनोरंजन गतिविधियों के लिए इमारत और इमारतों का एक समूह माना गया है, जहाँ पे कम्युनिटी केंद्र कहा जाता है उसको। हम लोग कम्युनिटी केंद्र बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो धन जुटाने वाला एक्टिविटी का काम कर रही है वो आपकी कम्युनिटी फंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो सामाजिक दूरी की पैमाना किसने बनाया था।
हाँ, ये बोगार्ट्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया इंटरएक्टिव प्रौद्योगिकी है ये आभासी समुदाय और नेटवर्क के माध्यम से सूचना और विचार का साझा करता है या अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में इसका निर्माण किया जाता है। तो जो सामाजिक दूरी का पैमाना है ये बेसिकली बोगार्ट्स के द्वारा लाया गया था। लिंकर्ट अगर हम बात करते हैं तो सन 1932 में व्यवहार मापने की बात करते हैं। ट्रायल और एरर की बात अगर हम लोग करते हैं तो थॉर्नडाइक का नाम आता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा वो बोगार्ट्स का ही सही माना जाएगा, बोगार्ट्स का ही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप सभी लोग मुझे जरा बताएं, सामाजिक दूरी का पैमाना कब आया? 1934 हैं, 24। वेरी गुड, यहाँ पे 24 इज द राइट आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि सामाजिक दूरी का जो पैमाना था बोगार्ट्स के द्वारा 1924 इज द राइट आंसर होता है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक नीति को समाज सेवा के रूपांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या समाज कल्याण प्रशासन है, कि सामाजिक सहायता है, कि सामाजिक मीडिया है, कि सामाजिक न्याय है? ऑप्शन आप चुनाव करेंगे। ओके, यहाँ पे जवाब ऑप्शन ए आया है। वेरी गुड, यही सही जवाब है कि जो सामाजिक नीति को सामाजिक सेवा में रूपांतरित किया जाता है। बेसिकली आपने ये देखा है कि 2014 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी, दिखाया भी है आप लोगों को कि ये दूसरी या तीसरी बार ये पेपर में आया हुआ है प्रश्न। तो ये सही जवाब ऑप्शन नंबर ए समाज कल्याण प्रशासन होगा। और मैं आपको बता दूं, जॉन किडना एक ऐसा विद्वान है जिसने सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को संचालित करता है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। अच्छा, सामाजिक सहायता बेसिकली आर्थिक, सामाजिक, वृद्ध, बेरोजगार आदि के कल्याण की परिप्रेक्ष्य में काम करता है सामाजिक सहायता। और जो सामाजिक मीडिया है, सामाजिक जो मीडिया है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इंटरएक्टिव प्रौद्योगिकी को, आभासी समुदाय को नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं को एक प्रकार से साझा करने की बात करता है, उसको सोशल मीडिया कहते हैं। और जो सामाजिक न्याय है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं सामाजिक न्याय के बारे में, और ये एक प्रकार से NASW जो है वो रिप्रेजेंट कर, नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्कर जो अधिकार है वो बेसिकली उसी अधिकारों के बारे में सामाजिक न्याय को रिप्रेजेंट करता है। तो सामाजिक न्याय तो सभी लोग जानते भी होंगे परिभाषा के रूप में, है ना? सामाजिक न्याय किसे कहते हैं बताएं भाई? हाँ, समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता, मानव अधिकार की स्थापना करना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा का विशेष महत्व प्रदान करना, या मानव अधिकार समानता की अवधारणाओं पर आधारित संकल्पना है। जहाँ पर हमारा ये उद्देश्य बन जाता है कि समता मूलक समाज की स्थापना करना, वही हमारा कहलाता है सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा समाज कल्याण प्रशासन, जो सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित कर रही है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक बार पता करना जरा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9, तो कौन सा सिद्धांत पुरस्कार और दंड पर आधारित है? ट्रायल है। ओके, तो वह कौन सा सिद्धांत जो पुरस्कार और दंड पर आधारित है? वो बेसिकली OCT है। मैं OCT है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्यों भाई, क्लियर है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसी को CR की श्रृंखला में BF स्किनर ने ऑपरेंट अनुबंधन की अवधारणा को विकास किया था, और जिसमें कहा था कि सीखने वालों की क्रिया मतलब बिहेवियर, क्रिया का मतलब बिहेवियर यानी व्यवहार, क्रिया का मतलब बिहेवियर यानी व्यवहार। और फिर उसके बाद पुनर्बलन को रिप्रेजेंट किया, और पुनर्बलन को बोला गया रेनफोर्समेंट। क्या बोला गया? रेनफोर्समेंट, याद रखेंगे सभी लोग। और फिर उसके बाद
जहाँ उत्पन्न होता है रेनफोर्समेंट, उसी के माध्यम से होता है इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का माध्यम। और यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी वातावरण में क्रियाशील होने को उत्पन्न करती है, उसी को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत था। बेसिकली क्या था सक्रिय, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये स्किनर बॉक्स है और इस स्किनर बॉक्स में बेसिकली एक क्या बांधा हुआ था, रैट मीन्स ये देखो रैट बना हुआ है, इसको बोलते हैं चूहा। तो ये चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पर लीवर लगा हुआ था। यहाँ पे क्या लगा हुआ था? लीवर में दो कलर थे, एक था ग्रीन कलर का था लीवर और एक था रेड कलर का। और जब रेड जलता था तो यहाँ पे गेट था, गेट नहीं खुलता था। लेकिन जब ग्रीन कलर पे वो चूहा का जैसे पैर जब पुश होता था तो वो ऑटोमेटिक वो गेट खुल जाता था। और यहाँ पे बाहर एक वो रखा होता था, फिश के वो रखे हुए थे, टुकड़े रखे हुए थे, मतलब मछली के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। तो चूहा जाता था वहाँ पे, उसको खा लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में पुरस्कार मिला उसको। लेकिन जहाँ चूहा था वहाँ पे 0.05 का एक करंट था। क्या था वो? करंट था। और ये जो करंट था, ये करंट बताता था रेनफोर्समेंट को। क्या बताता था ये? दंड को बताता था। करंट क्या बताता था? दंड को। एक प्रकार का दंड यहाँ पर भी था। तो स्किनर ने सन 1930 में सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया था और इसमें एक लीवर वाला बॉक्स बनाया और इस लीवर में चूहे का पैर पड़ता था तो खट की आवाज़ सुनकर चूहा आगे बढ़ता था, है ना? चूहा आगे बढ़ता था तो जाके वहाँ पे जो बाहर प्याले रखे हुए थे उसमें खाना रखा था तो वो खा लेता था। तो यह खाना खाने के बाद चूहे के लिए रेनफोर्समेंट मिला, ये कार्य हुआ रेनफोर्समेंट का। और चूहा भूखा होने के कारण ड्राइव होता था, फिर वो सक्रिय होता था, फिर लीवर दबाता था, यही कंडीशन चलता था। तो चूहे के लिए लीवर दबाना सरल कार्य था और चूहा घंटे में अनेक बार लीवर दबाने की क्रिया करता था, अतः उसके इस व्यवहार का निरीक्षण सरलता से किया जा सकता था और लीवर दबाने की क्रिया का अभ्यास ये करता था। तो इसीलिए इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा था। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पीजन पर भी होता था, कबूतर पर भी इसने किया था, कबूतर पर भी किया था। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना? तो वही सिस्टम था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर बी वाला। और अधिगम का ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत जो था वो था थॉर्नडाइक का, आपको मालूम है। थॉर्नडाइक ने 1913 में किया था, 1913 में किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आया था अल्बर्ट बेंडूरा का, सन 1924 में आया था। और फिर उसके बाद क्लासिकल और स्थापित अनुबंधन का सिद्धांत आया, सन 1904 में आया था। तो आप ध्यान रखिएगा, क्लासिकल या जो है संस्थापित अनुकूलन, जो इवान पैट्रिक पावलोव का नाम था, सुना होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया भी है। उसने कुत्ते पर किया था, भूखे कुत्ते पर किया था एक्सपेरिमेंट। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस पर हुआ था? चिंपैंजी पर, चिंपैंजी पर था। वो चिंपैंजी एक केला रखा हुआ था, कमरे में केला जो है ऊपर टांगा हुआ था, तो वहाँ पे वो केले को प्राप्त नहीं कर पाता था। तो उस कमरे में बॉक्स रखे हुए थे, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख के, दूसरे बॉक्स के ऊपर तीसरा बॉक्स रख कर उस केले को प्राप्त किया। तो उसमें बोला गया कि भाई यहाँ पे इनसाइड लर्निंग है ना, तो इनसाइड लर्निंग की जो कॉन्सेप्ट आया वहाँ पर, है ना, चिंपैंजी पर। तो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, है ना, तो वो बेसिकली जो था वो शायद मेरे समझ से सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत किस पे था? इनसाइड लर्निंग पर। हाँ, क्या कह रहे हो? इनसाइड लर्निंग में आपने बोला ना चिंपैंजी का। हाँ, तो हाँ, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, है ना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और क्लासिक में तो कुत्ता था। और ट्रायल एरर की थ्योरी में मतलब बच्चे को बताया गया कि अगर कोई बच्चा है गलती करता है तो उस गलती से भी सीखता है, इसलिए उसने बताया कि प्रैक्टिस करो। तो ये जो बेसिकली ज़्यादातर गणित में यूज होता है, मैथ में यूज होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला। बहुत सरल प्रश्न था। क्या कह रहे हो? अधिगम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से बताने की कोशिश करें। क्लासिकल कंडीशनिंग बोल रही है सर।
सर का नाम था ना? क्लासिकल कंडीशनिंग स्किनर नेम है इवान पैट्रिक पावलोव। सबसे इवान पैट्रिक पावलोव, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बुद्धिमत्ता परीक्षण के जनक। बुद्धिमत्ता परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? पहले सन 1904 में अल्फ्रेड बीनेट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1904 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहेंगे? पहले बेनेट नहीं होगा, इसका नाम बीनेट है, बेनेट नाम नहीं है, अल्फ्रेड बीनेट। ये किताबों में भी लिखा हुआ है एस के मंगल का, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा हिंदी में हो जाता है। यूजीसी नेट है भैया, ये यूजीसी नेट का ऐसे ही होता है परीक्षा, है ना, हिंदी का ऊट पटांग कर देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी आप सभी लोग। हाँ, अल्फ्रेड बेनेट इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आपको बता दूँ एक छोटी छोटी बातें, आप सबको बता दूँ छोटी छोटी बातें, आप ध्यान रखिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर नोट करना, नोट कर लीजिए। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण लिखते रहिएगा। सबसे पहला, कॉपी पेन रखे हो? हाँ, तो कथा सुनने मत आ जाया करो आप लोग, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करो। 1905 है ना, अल्फ्रेड बेनेट। साइमन की मदद से फ्रांस में इसका जो है पहला बुद्धि परीक्षण किया गया। अच्छा, इस बुद्धि परीक्षण में 30 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे, जो कि ये प्रश्न, जो ये परीक्षण होता था 3 से 14 साल के बच्चों के लिए था। ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कौन सा था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी था, ठीक है, याद रखिएगा। और बुद्धि परीक्षण का नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी रखा गया था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी रखा गया था। और यह संशोधन हुआ 1908 में, संशोधन हुआ 1908। संशोधन पूछा जाता है, संशोधन पूछा जाता है 1908 में। और जब संशोधन हुआ तो मानसिक आयु की अवधारणा को बुद्धि परीक्षण में शामिल कर लिया गया। दूसरा संशोधन कब हुआ? पहला संशोधन था ये 1911। अरे वाह, शाबाश, क्या बात है भाई, पढ़ाई करते हो आप लोग। 1911 यह आपका दूसरा परीक्षण था। और इनमें जब परीक्षण हुआ तो इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, जो अब उस संख्या को बढ़ाकर कर दी गई कितनी? नहीं, 54। अच्छा, अब और सुनिए, और इसमें आप ध्यान रखिएगा, इस 1916 में अमेरिका का स्टैनफोर्ड विलियम ने, प्रोफेसर टर्मन ने उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी में इस परीक्षण को संशोधन करके प्रश्नों की संख्या फिर कर दी गई 90। 1916 में, 1916 में प्रश्नों की संख्या चल रही है 90। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मानसिक आयु का अर्थ। मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा प्राप्त ज्ञात की जाने वाली जो सामान्य मानसिक योग्यता होती है उसके बारे में बताती है। उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल एज। आपको बता दूं, यह मानसिक आयु का जो विचारक था, जो प्रारंभ में इसने प्रतिपादन किया, उसका श्रेय जाता है किसको? अल्फ्रेड बीने को। अल्फ्रेड बीने को। किसको? मानसिक आयु का, मानसिक आयु का बीने को। अच्छा, और सुनिए, विलियम स्टर्न ने आईक्यू शब्द के बारे में बताया था। किसको? विलियम स्टर्न ने क्या बताया था? आईक्यू शब्द को बोला। हाँ, आईक्यू का फार्मूला नहीं दिया, पहले बात को समझिए। आईक्यू बोला, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, हिंदी में इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। अब इसने आईक्यू का सूत्र दिया, विलियम स्टर्न ने फार्मूला भी दिया, और फार्मूला कुछ इस टाइप का था, IQ इज इक्वल MA/CA। MA का मतलब होता है मेंटल एज, CA का मतलब होता है क्रोनिकल एज, IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ये फार्मूला दिया, परंतु ये बात
से बहुत सारे विद्वानों में मतभेद था, विद्वानों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। तो उस समय एक और विद्वान आया, उसका नाम था प्रोफेसर टर्मन। प्रोफेसर टर्मन आए 1916 में, और 1916 में इसने सूत्र में परिवर्तन किया और उस सूत्र का नाम रखा IQ इज इक्वल MA/CA × 100। ये बना सूत्र। तो बताइए जरा, जो NTA UGC नेट जो सवाल पूछता है, क्या बीने से पूछता है या विलियम स्टर्न से पूछता है, सॉरी या टर्मन से पूछता है? टर्मन से पूछता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रश्न था कि बुद्धिमत्ता परीक्षण के जनक कौन माने गए, तो वो आप ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड बीनेट को माना जाता है, अल्फ्रेड बीनेट को माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाता हूँ, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और ये इसके बाद इस प्रश्न का ये लास्ट पॉइंट है, अगले प्रश्न ले लेंगे हम लोग। तो ये बेसिकली जो सूत्र बनाया कुछ इस तरीके से बनाया, 0 से लेकर जो 25 तक की जिसकी बुद्धि लब्धि होगी, जिसकी IQ होगा, उसको कहा जाएगा इडियट, उसको बोला जाएगा मूर्ख बुद्धि, यानी महामूर्ख है वो, जिसकी IQ लेवल 0 से 25 होगी। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए। अगर हम बात करते हैं 26 से 50 किसी की बुद्धि लब्धि होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति है। वो कौन सा है? मूढ़ व्यक्ति वाला व्यक्ति है। और अगर हम बात करेंगे 51 से लेकर 70 के बीच में, उसको बोलेंगे अल्प बुद्धि वाले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प बुद्धि वाले बोलेंगे। ये मूढ़ लिख लीजिए और ये अल्प बुद्धि वाले लिख लीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें 71 यानी 71 से लेकर 80 के बीच में अगर रहेगा, तो वो बेसिकली निर्बल होगा। निर्बल मतलब क्षीण बुद्धि वाला होगा। क्या, कौन सा बुद्धि वाला होगा? क्षीण बुद्धि वाला होगा। और जब हम 81 से लेकर 90 की बात करेंगे, तो वो डल होगा। डल का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मानसिक मंदता। और याद रखिएगा, और मानसिक मंदता के अकॉर्डिंग बात करें आर ए जोसेफ के किताबों के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा है कि 70 से 90 के बीच में जो IQ लेवल होता है, वो बॉर्डर लाइन का होता है। वो क्या होता है? बॉर्डर लाइन का होता है। और हम लोग किस में आते हैं? 91 से लेकर 110 में हम लोग एवरेज है, हम लोगों को सामान्य कहा जाता है। और उसके बाद 111 से अगर हम बात करते हैं, तो 111 से लेकर 120 वाले में जो आएगा, वो बेसिकली क्या होता है? तीव्र होता है या श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। क्या होता है वो? श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 121 से लेकर 139 तक में, 139 तक में, उसको अति कुशाग्र बोला जाता है। अति कुशाग्र का मतलब होता है वेरी सुपेरियर, उसको बोला जाता है प्रतिभाशाली। और अति प्रतिभाशाली को हम लोग बोलेंगे 140 प्लस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने। सर्वप्रथम किसने किया था? गाल्टन ने 1985 में। किसका प्रयोग किया? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। और मानसिक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1890 में कैटल ने किया था। 1890 में कैटल ने किया था। और ये नाम याद रखिएगा, मानसिक परीक्षण सबसे पहले। तो ये 2 कीवर्ड्स हैं, आप लोगों के लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, बस ये हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 हो गए क्वेश्चन ना? बोलिए। चलो, बहुत बढ़िया है। आगे हम बात करते हैं, वह कौन सा सिद्धांत जो अपराधी को अपना अपराध पुनः करने से हतोत्साहित का मतलब क्या होता है? कौन बताए? हाँ? क्या होता है? डिमोटिवेट करना या डिमोरलाइज करना, किसी चीज को कम करना, रोकना, कम करना। ठीक है। हतोत्साहित करने के लिए उदाहरण स्वरूप दंड में विश्वास करता है और दूसरों को अपराध से दूर रखने के लिए उदाहरण स्थापित करता है। तो क्या बनेगा? निवारणार्थ दंड सिद्धांत, निरोधक सिद्धांत, सुरक्षात्मक सिद्धांत, प्रतिकारार्थ दंड सिद्धांत। क्या बनेगा? देखिए, जो निवारणार्थ दंड का सिद्धांत होता है, ये होम्स के द्वारा दिया गया है, होम्स द्वारा। और जो नहीं, वो थॉमस द्वारा दिया, थॉमस हॉब्स द्वारा दिया गया है।
थॉमस हॉब्स के द्वारा दिया गया है। और जो ये निरोधात्मक सिद्धांत है ये होम्स द्वारा दिया गया है, होम्स द्वारा दिया गया है। एक मिनट होल्ड रखना जरा। ये जो निवारार्थ दंड का सिद्धांत है थॉमस हॉब्स का है, और जो निरोधक सिद्धांत है वो होम्स का है। और अगर हम बात करते हैं सुधारात्मक सिद्धांत के बारे में, तो सुधारात्मक सिद्धांत दिया है एक प्रकार से उपचारात्मक सिद्धांत है, सॉलमंड ने दिया है, सॉलमंड ने दिया है, सॉलमंड ने दिया है। और जो प्रतिकारार्थ दंड का सिद्धांत है, ठीक है, और इसको आप ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट हार्ट ने दिया है, हर्बर्ट हार्ट ने दिया है, हार्ट ने। अस्पष्ट हुआ? इसका आंसर क्या होगा? अच्छा हाँ, इसका सही जवाब होगा आप लोगों के लिए निवारार्थक दंड का सिद्धांत होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का जो है अगर हम बात करें तो कहता है कि अपराध पुनः करने से हतोत्साहित करने की प्रक्रिया की तरफ ले जा रहा है, कम करने की बात करने की कोशिश कर रहा है, तो निवारण से होगा ये किससे होगा? निवारण से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो आप प्रतिकार की बात कर रहे हैं ये बेसिकली प्रतिशोधात्मक न्याय की बात करता है, जहाँ पे जब कोई अपराधी कानून तोड़ता है तो न्याय की आवश्यकता होती है, अपराध किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो प्रक्रिया जो है प्रतिकारार्थ दंड का सिद्धांत बोला जाता है उसे, ठीक है, उसे ये बोला। इसमें जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, दूसरों को अपराध से दूर रखने के लिए सुधार करना है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ प्रतिकारार्थ का मतलब इतना सा समझो, प्रतिशोधात्मक समझो। और प्रतिशोधात्मक न्याय के बारे में ये सोचो कि कोई अपराध कानून में कोई अपराध कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है, तो न्याय की आवश्यकता होगी, तो वो बेसिकली प्रतिकारार्थ दंड होता है वो। और जो निवारार्थ दंड होता है वो बेसिकली अपराधी को अपना अपराध पुनः करने से कम करने की बात करता है, मतलब वहाँ पे निवारण हो रहा है, उसका कम हो रहा है, समाप्त होने की तरफ चल रहा है, उसको निवारार्थ बोला जाता है। और निरोधात्मक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ट्रीटमेंट है, वो उपचार की बात करता है। और अगर हम जो है सुधारात्मक की बात करते हैं तो सुधारात्मक क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सुरक्षात्मक क्या रिप्रेजेंट करता है? जो है सुधारात्मक सुधारात्मक में ये है कि सर सामाजिक गतिविधियों में लिप्त करना, उनको जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर सुधार करना है तो हमें जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट का भी टाइप बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आया मैडम? फिर से बताऊं? बोलो, आ गया ना? ओके, समझ में आया। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा यहाँ पर, पहला है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान कारखाना, खदान या किसी जोखिमपूर्ण, एक मिनट होल्ड रखिए, 2 मिनट की बात है बस, तो याद समझ में आया? क्वेश्चन नंबर देखें, 12 देखें, बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान कारखाना, खदान और किसी जोखिमपूर्ण व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करना निषेध करता है? क्या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45? देखो 21 और 45 के बारे में बात कर चुका हूँ मैं। अनुच्छेद आपका 14 कहता है विधि के समझ समता की बात करता है ना। और अनुच्छेद 24 की अगर हम लोग बात करें तो बताइए जरा, ऑप्शन नंबर 24 सही, यहाँ पे सी सही नहीं है? सही है। 14 वर्ष से कम बालक खान, खदान या कारखाना में काम करने से नियोजित नहीं है। एक प्रकार से अगर हम बात करें जोखिमपूर्ण व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजित करना निषेध माना गया है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मैंने 21 में बताया था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21(1) में बताया था शिक्षा को लेकर बताया था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। 40 अगर हम बात करते हैं 51 के का में तो माता पिता 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का अवसर की बात करता है। और 45 अगर बात करते हैं तो बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से कम वर्ष के बच्चों के, 6 से कम वर्ष के जो बच्चों होंगे 6 वर्ष से, उनके बारे में बात करता है 45। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी वाला यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 13, मानवाधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है? न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा या पेरिस? न्यूयॉर्क नहीं होगा, जिनेवा होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाँ जिनेवा हाँ, मानवाधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है? वो जिनेवा में होती है। और आपको बता दूं 2006 में यूएसए के द्वारा 47 सदस्य। जाओ, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप सभी लोग। और यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति व्यक्ति और सामाजिक संबंधों में समायोजित लाती है? क्या केश वर्क लाता है, या सामाजिक समायोजन लाता है, या ग्रुप वर्क लाता है, या रक्षात्मक कार्यविधि लाती है? क्या आप उचित समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताएं जल्दी। अरे वाह, वेरी गुड। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि व्यक्तिक और सामाजिक संबंधों में समायोजन लाती है सामाजिक व्यक्तिक कार्य, जिसको हम लोग कहते हैं केस वर्क। समाज कार्य में इसको वाल्टर इंडियास फ्रीडलैंडर के द्वारा प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क को। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का। रक्षात्मक कार्यविधि क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। ये एक हिंसा से निपटने के लिए सहायता करता है, जहाँ पे प्रतिमान, क्षतिपूर्ति, उदारीकरण को रिप्रेजेंट करता है रक्षात्मक कार्यविधि। ऑप्शन 14 का सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। समूहों को अपने आप को बनाए रखने के लिए सामान्य समस्या अर्थात कारण कारक द्वारा तथा समाज संवेगात्मक को सुलझाना चाहिए, या किसने कहा है? फिर से रिपीट करूंगा। समूहों को अपने आप को बनाए रखने के लिए सामान्य समस्याओं अर्थात कारण कारक तथा समाज संवेगात्मक को सुलझाना चाहिए, या किसने कहा है? आप जरा मुझे बताएं। रॉबर्ट बेल्स इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेस कोयले ने व्यक्तित्व की परस्पर क्रिया के माध्यम से हम एकीकृत सहकारी क्रिया को मानते हैं। और कालरा एक क्रेशर के बारे में बात करें तो इन्होंने बेसिकली प्रतिवेशन की बात किया है, सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत और व्यवहार में इसके बारे में जिक्र किया, और कहा कि भारत में सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1898 की धारा 562 में इसका प्रयोग किया गया था। बाद में अपराधी परिवीक्षा एक्ट 1958 के दौरान में ये देखने को हमें मिला भी था। तो ये बात हमें अगर आता है याद किसी चीज़ को लेकर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉलरा एक केसर का नाम। परंतु अगर हम बात करें चार्ल्स लेविस के बारे में, चार्ल्स लेविस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो कंपटीशन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्पिटिटिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रेस कोयले तो हालांकि आते ही हैं लेकिन व्यक्तित्व की परस्पर क्रिया में आते हैं। लेकिन रॉबर्ट बेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, तो ये बेसिकली कहता है कि अपने आप को बनाए रखने के लिए सामान्य समस्या अर्थात कारण कारक तथा समाज संवेगात्मक सुलझाना चाहिए, या स्टेटमेंट रॉबर्ट बेल्स का है। ऑप्शन नंबर डी। परिवीक्षा एक्ट क्या होता है? परिवीक्षा क्या होता है? परिवीक्षा तो आप जानते ही हैं, किसी भी प्रकार का नियंत्रण की मुक्ति का जीवन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुधार की संस्थानिक पद्धति नहीं, परिवीक्षा नहीं, पैरोल। दंडादेश प्रतिनिधित्व निबंधन नहीं, ये जो आप बी कह रहे हो ये बेसिकली दंडादेश प्रतिबंधित निलंबन नहीं, ये गलत हो जाएगा। कारावास से छुटकारा। देखो परिवीक्षा और पैरोल मैंने आप लोगों से पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। तो जो परिवीक्षा है वही आपका सही है, किसी भी प्रकार के नियंत्रण से मुक्ति का जीवन बताता है ना परिवीक्षा। सर इसमें निगरानी होती है ना, सर चेतावनी देने के बाद वो एक निगरानी में जो रहता है सामाजिक जीवन में, तो फिर नियंत्रण से मुक्ति कैसे होती है? देखिए परिवीक्षा किसी विशेष कार्य या पद के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्ति करने के बाद नौकरी पक्की करने से पहले एक अवधि तक उसके आचरण की उपयोगिता की परीक्षा करने की क्रिया को ही प्रोबेशन कहा जाता है, परीक्षा कहते हैं। तो वो बेसिकली किसी भी प्रकार का नियंत्रण से मुक्ति का जीवन हो सकता है। दंडादेश प्रतिबंधित निलंबन को ये बेसिकली नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना? ठीक है, बात समझ में आया? बोलो। नहीं सर नहीं आया। नहीं समझ में आया? अरे महान भाव सुनो,
मतलब उसकी सजा को पोस्टपोन कर दिया जाता है, चेतावनी देके छोड़ दिया जाता है, पर वो एक परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहता है। अच्छा अब ठीक हो, देखो अब मेरी बात सुनो। पैरोल एक प्रकार का विशेषाधिकार है, ये इस बात को जानते हो। अपराधियों को उसके कारावास की अवधि के एक निश्चित हिस्से को पूरा करने के बाद दिया जाता है, ये पैरोल होता है। परिवीक्षा एक प्रकार का न्यायालय का वाक्य है जो अपराधियों को किसी विशेष अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, उसको बोलते हैं परिवीक्षा। नहीं समझे? हाँ सर, हाँ, अब देखो, पैरोल जो होता है वो एक व्यक्ति पर रिहा होने से पहले ही कुछ समय जेल में काट चुका है, उसको पैरोल कहेंगे। प्रोबेशन के मामले में व्यक्ति को कारावास का विकल्प दिया जाता है, तो मुक्ति का जीवन नियंत्रण नहीं होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि पैरोल वो होता है जो व्यक्ति कुछ समय जेल में काट चुका हो, उसको पैरोल कहेंगे। और परिवीक्षा वो होता है जहां पर आपको, अगर हम बात करें, व्यक्ति को कारावास का एक विकल्प दिया जा रहा है। तो जहां पे अगर आपने अच्छा काम किया है जेल में, तो कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, भैया जाओ थोड़ा सा घूम कर। अगर अच्छा काम किया तो उसको एक प्रकार से रिहाई दे दिया जाएगा, उसको परिवीक्षा बोला जाएगा, प्रोबेशन कहा जाएगा। तो वही एक प्रकार का नियंत्रण की मुक्ति का जीवन है। कारागार से नियंत्रण हाँ, तेज बोलो। मुक्ति का नियंत्रण की बात कर रहे हैं। नियंत्रण की बात कर रहा है, तो हाँ सर, मुक्ति का जीवन का मतलब वही भाई एक प्रकार से करा। अभी देखो शाहरुख खान, सलमान खान, ये क्या थे, ये पैरोल पे, परिवीक्षा पे तो छूटते हैं। पैरोल आप ये सोचिए कि पैरोल एक बोर्ड है, वो बोर्ड पर रिहा होती है, और जरूर जेल का हिस्सा काट लेता है। प्रोबेशन में व्यक्ति का कारावास का विकल्प दिया जाता है। भाई प्रोबेशन कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा दी जाती है, पैरोल वैधानिक बोर्ड द्वारा दिया जाता है। परिवीक्षा एक न्यायालय का वाक्य है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज़ें हैं, आप सब इसको ध्यान से समझिएगा। रिहाई से पहले अपराध को दोषी व्यक्ति उस व्यक्ति के कारावास की अवधि पूरी होने पर कुछ शर्तों और निर्धारित के अधिकारियों को देख रेख की पूर्ति के अधीन मानी जाती है, वो बेसिकली पैरोल होती है ना। कारावास से छुटकारा वगैरह नहीं, कारावास छुटकारा वगैरह पैरोल बताता है, ना कि परिवीक्षा बताता है। दंडादेश के प्रतिबंध निलंबन का भी पैरोल बताता है, ना कि परिवीक्षा बताता है। सुधार के संस्थानिक पद्धति भी पैरोल ही बताती है, ना कि परिवीक्षा बताती है ना। चलो, सामाजिक परिवर्तन की 3 अवस्थाएं, यानी धर्म विज्ञानी, अलौकिक और सकारात्मक, बताइए जरा किसके द्वारा अभी आधारित है? हाँ? मतलब ये देख लो शाबाश जी। और शेर, ये सेरोकिन कहाँ से आ जाएगा भाई? हाँ? सेरोकिन का तो भाई संस्कृतिकरण में आता है नाम, जुमदार का भी उसी में नाम आता है, सेरोकिन का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। सेरोकिन क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समूह सुना है आपने नाम? बोलो हाँ। तो वही तो आता है सेरोकिन वहाँ पे। तो सेरोकिन कहाँ पे आ जाएगा? धर्म विज्ञानी, अलौकिक, सकारात्मक। इसमें नाम आता है अगस्त काम्टे 1882 में किया था। आध्यात्मिक, तात्विक, गुणात्मक, वैज्ञानिक और सकारात्मक। तात्विक को ही गुणात्मक बोला गया है ना। धर्म विज्ञानी को क्या बोला गया? धर्म वैज्ञानिक क्या बोला गया था? क्या बोला गया था धर्म वैज्ञानिक को? तात्विक, हाँ। और गुणात्मक को वैज्ञानिक और सकारात्मक। तो ये 3 शब्द को आध्यात्मिक बोला गया था। धर्म वैज्ञानिक को आध्यात्मिक बोला गया था। अलौकिक किसका? धर्म विज्ञानी। अलौकिक, धर्म विज्ञानी। अलौकिक अलग है, धर्म वैज्ञानी अलग है भैया, सकारात्मक अलग है। 3 शब्द हैं। धर्म विज्ञानी को हम लोग बोल सकते हैं धर्म विज्ञानी, तात्विक को बोलेंगे, तात्विक को।
है ना, आध्यात्मिक अलौकिक हो जाएगा। सकारात्मक तो सकारात्मक ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं बस। अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर के कौन पंचपदी का नाम जानते हो? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, शिक्षण पद की आलोचना किया था, जिसका हर्बर्ट स्पेंसर है ना। चलो बढ़िया है, 5 पदी का नाम। सेरोकिन तो हो गया। अच्छा, नीलोकाय, सॉरी निकोलाय मिखेलॉस्की, निकोलाय मिखेलॉस्की, इसका नाम सुना है? नाम सुना है पर याद नहीं आ रहा। पूंजी बाजार के लेन देन विस्तृत श्रृंखला को बताता है निकोलाय। निकोलाय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, निम्नलिखित में से आंकड़ों का संकलन एक प्राथमिक स्रोत का नहीं है, बताओ। अरे विजय जी, हाँ सही बता रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब रेफरल, रेफरल। अच्छा, मालूम है आपको ये जो है प्राथमिक आंकड़ा, प्रत्यक्ष अवलोकनों का प्रश्नावली, अनुसूची, है ना, साक्षात्कार, समाजमिति, व्यक्ति अध्ययन, प्रक्षेपण, द्वितीय में आता प्रलेख, जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र, किसमें आता है? द्वितीयक में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है। रेफरल भी इसी में आता है, रेफरल। पता है, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई अगर अपनी आत्मकथा लिख रहा है, कोई डायरी लिख रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? बोलो। हाँ, वो रेफरल होता, वो आता है द्वितीयक आंकड़े में आता है, द्वितीयक आंकड़े में आता है। अच्छा, ये बताइए जरा, मैंने बताया भी है आप लोगों को भाई, नेतृत्व की स्थिति उपागम का दूसरा नाम क्या होना चाहिए, बताइए जरा जल्दी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आकस्मिकता का सिद्धांत। आपको बता दूं मैं, फ्रेड एडवर्ड फिडलर ने दिया था। फिडलर। स्वभाव का जो सिद्धांत था, जिसको विशेषता का सिद्धांत बोला गया था, थॉमस कार्लाइल, थॉमस, बस थॉमस नाम रखो, फ्रेड थॉमस। और नैतिक उपागम किसने दिया था? जेरमी बेथम। बेथम, बेथम। प्रकारात्मक उपागम, ऑटो रैंक। ऑटो रैंक। देखिए, उपागम यहाँ पे आपने अभिगम को सोचा भाई, देखो यहाँ पे ऑटो रैंक भी कहना ठीक रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखो, उपागम में अगर हम बात करते हैं ना, बेसिकली वो अगर अभिगम आता ना, अभिगम, तो ऑटो रैंक सही था भाई, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे गलत है ऑटो रैंक। ऑटो रैंक यहाँ पर भी सही है, परंतु यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नाम आ रहा है इस्माइल दुर्खिम का, इस्माइल दुर्खिम का, है ना। तो मैं कहूँगा आप लोगों कि विलियम जेम्स को ज़रा विकसित किया गया था ये, हालांकि 1890 में, और फिर दुर्खिम का भी नाम आता है इसमें, है ना, और आपका उसका भी नाम आता है, टॉलकाट पार्सन्स का भी नाम आता है कि नहीं। परंतु आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर उपागम में नहीं आएगा, संरचनावाद, सकारात्मक सिद्धांत दिया था उन्होंने। प्रकारात्मक सिद्धांत, ठीक है, कोई बात नहीं। पास हो। तो संरचनात्मक क्रिया जो प्रकारात्मक बनेगा क्रियाओं को लेकर, है ना, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो संरचना उसके बारे में, टालकाट पार्सन के बारे में। लेकिन आप यहाँ पे जरूर याद रखिएगा उनके बारे में, दुर्खिम और जेम्स ऑटो रैंक, तीनों का नाम याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये जो आकस्मिकता का सिद्धांत है ना, समझ रहे हो, उसी का है, नेतृत्व स्थिति का उपागम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये प्रश्न टफ है परंतु फैक्ट है। बताइए जरा, प्रत्येक तत्व में प्रतिचयनित या नमूना देने होने की शून्येतर संभाव्यता होती है और किसी एक बिंदु पर यादृच्छिक चयन किया जाता है, बोलिए क्या? संभावित का प्रतिशत एक। हाँ, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, संभाव्यता प्रतिचयन बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं?
असभ्यता बोला जाता है, या असंभाव्यता प्रतिचयन कहा जाता है ना। तो उसमें बेसिकली एक्सीडेंटल आता है आपका, कन्विंशियल आता है आपका, जजमेंटल आपका आता है कि नहीं। और प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है, सैंपल आता है, क्लस्टर आता है, और क्या आता है, हाँ स्तरीकृत भी आता है ना। ये आपका इसमें आता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आनेंगे, सुन लीजिए आप अच्छे से, है ना, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित होता है? वक्तव्यों में समानता, वक्तव्यों में संगति, वक्तव्यों में विसंगति, उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। प्रतिरोध जानते हो किसको बोलते हैं? प्रतिरोध, हाँ, दो लोगों का आपस में टकराव होता है, एक दूसरे को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो प्रतिरोध। अच्छा, जहाँ दो आकृतियों को समान होने की बात कही जाती है वो आपका कथन कहलाता है, वो आपका वक्तव्य कहलाता है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि टकराव केंद्रित विनाशकारी तत्वों को कम करना प्रतिरोध जिसमें संकेंद्रित होता है, तो वक्तव्यों में विसंगति को बताता है, अंतर को स्पष्ट करेगा, दो लोगों के बीच में भ्रमित होते रहते हैं उनको स्पष्ट करेगा। भैया पैरोल ये होता है, परिवीक्षा ये होती है, तो विसंगति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वक्तव्यों की विसंगति होती है। अच्छा, संगति क्या होती है भाई? जो दोनों समान स्टेटमेंट हो, एक दूसरे को काट नहीं करे, कुछ नहीं हो। हाँ, जैसे सर्वांग समता, सर्वांग समता। अच्छा, वक्तव्य में समानता, एक समान चीजों को दोनों, हाँ, दो आकृतियों का एक समान हो जाए उसको समानता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं कौन सी बताइए जरा। योग्यता विकसित करने की आवश्यकता होती है, सुडोलपन क्रम और सौंदर्य आवश्यकताएं होती है, सुरक्षा और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, जानने समझने और गणवेषण। गणवेषण का मतलब क्या होता है बताइए जरा। हाँ, शोध बोलते हैं इसको, अनुसंधान बोलते हैं इसको, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसर्च बोल सकते हैं। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मानसिक गतिविधियों का जो समन्वय होता है ना, जो मानसिक गतिविधियों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वही आपकी क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक आवश्यकताएं कहलाती हैं। और संज्ञानात्मक आवश्यकताएं होती क्या हैं? जानना होता है, समझना होता है, खोजना होता है, ये होती है मानसिक संज्ञानात्मक आवश्यकताएं मानव की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, भूदान का नाम सुना है? भूदान कितने लोग जानते हो? भूदान मतलब जमीन को दान कर दो। कोई करता है आज के समय में जमीन दान? हाँ, नहीं करता ना। हाँ, दूसरे को ही ले लेते, देख लो, सही बात। पहला एक ऐसा विद्वान थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोशल वर्कर थे, बड़े महान भाव थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में भूमि सुधार के लिए, कृषि में परिवर्तन के लिए इन्होंने कुछ प्रक्रिया को संचालित किया था। और उसके परिप्रेक्ष्य में ही भूदान आंदोलन में जो है लगभग 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा, तो उसका नाम रखा ग्राम दान। क्या नाम रखा? ग्राम दान। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ, भूदान में व्यक्तियों के द्वारा दान निहित है, और जबकि ग्राम दान में सामुदायिक कार्य निहित है। ऑप्शन पहला सही है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते देखते बी वाला भी देख लेते हैं। भूदान में व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रहता है, जबकि ग्राम दान में भी यह समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही है। भूदान में व्यक्ति लाभार्थी होता है, जबकि ग्राम दान में पूरा ग्राम समुदाय को लाभार्थी होता है। ये भी सही है। तो ये तीनों पॉइंट सही भाई, मैंने पहले ही पढ़ा, पहले ही सही लग रहा था, इसलिए पहला करेक्ट कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे सही है।
18 अप्रैल 1951, 1951, 1951। 23 हो गया, 24 देखिए। लाभार्थी केंद्रित उपागम किसने दिया, बोलिए। कार्ल रोजर। पक्का? सोच लो। ठीक है। लाभार्थी है होगा ना सर। हाँ, तो यहाँ पे कार्य केंद्रित समाज कार्य की बात कर रहा है। मैं आपसे बता दूं कि कार्ल रोजर्स ने यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और कार्ल रोजर्स अच्छा, ये वो है, लाभार्थी है। मैं टास्क सोच रहा था। टास्क 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 जो होता है लोरा का होता है और विलियम रीड का नाम आता है ना। ठीक है। बेंडूरा का नाम आता है कहाँ पर? बेंडूरा का नाम कहाँ पे आता है? सामाजिक अधिगम। और जॉर्ज होमस का नाम कहाँ पे आता है? सामाजिक विनिमय। विनिमय, ठीक है। और कार्ल रोजर्स तो पता हो गया, लाभार्थी। कर्ट लेविन का नाम कहाँ पे आता है? फील्ड थ्योरी दिया है, परिहार उपागम दिया है। हाँ, ये सबसे बढ़िया याद किया है आपने, परिहार उपागम बहुत बढ़िया, ये यही याद करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कार्ल मार्क्स, श्रम का सिद्धांत, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष, नौकरशाही, मैक्स वेबर, है ना, ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट प्रश्न देख लीजिए, बाकी कल करेंगे इसी के आगे हम लोग। लोगों को अपनी रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करके और अपनी अंतः शक्तियों को प्रकट करके उन्हें संपूर्ण बनाने का उपागम क्या कहलाता है, जरा बताने की कोशिश करें। क्या? कैसे पकड़ा आपने, बताओ। हाँ, समग्र संपूर्ण, वेरी गुड। यहाँ जो संपूर्ण है यही गेस्टाल्ट उपागम है, यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट जवाब है आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट जवाब है। आपको बता दूं, पहला जो है मनोगत्यात्मक, सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। किसका नाम आता है? फ्रायड का नाम आता है। मनोगतिकी में कर्ट लेविन का नाम आता है। ठीक है। और व्यवस्थापन में लुडविग वॉन बार्थोलोमेव। सिस्टम में बताया है कि नहीं बताया, बताइए जरा। सिस्टम थ्योरी बार्थोलोमेव। हाँ, बार्थोलोमेव। और व्यक्ति केंद्रित तो जानते ही हो, अभी बात आपने कार्ल रोजर्स का नाम सुना 1950 में, अभी लास्ट में बात किया है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। 1912 में मैक्स वर्धमान का नाम आता है गेस्टाल्ट उपागम में, मैक्स वर्धमान का नाम आता है। ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, कल मुलाकात करेंगे, इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, मैंने सारे ऑप्शनों पर बात किया है, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा, है ना। लास्ट टाइम में पेपर कर रहे हैं हम लोग कितने आसानी से, और भी ऑप्शनों के बारे में जान रहे हैं, और भी फैक्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये हम सब के लिए लाभदायक है। ठीक है ना।